हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। यस, कि किस तरीके से एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस सेट किया जाता है, निकाला जाता है, एंड उसी के बाद उसका जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी उसके स्टेप्स फर्दर किए जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज स्टेप नंबर 1 इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी। एक एसएससी की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने का स्टेप नंबर 1 है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो एसएससी इंडिया के लिए रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो उसी बेसिस पर हम उसका जो टैक्सेबिलिटी है वो निकालते हैं, उसकी इनकम की टैक्सेबिलिटी निकाली जाती है। तो टोटल रेजिडेंशियल स्टेटस को मैंने 2 और 3 पार्ट डिवाइड किया है। तो जो आज हम कवर करेंगे उसमें हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हम पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ उसके एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि जनरल कंडीशन तो सबको याद होती है, लेकिन एक्सेप्शंस जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है याद करनी और बहुत कम समझ आती है। तो आज मैं ज़्यादा फोकस जो है वो एक्सेप्शंस पे करूँगा, जिससे कि आपको हर एक स्टेप्स एकदम बारीकी से समझ आएगा। एंड इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में आपके जो डाउट है वो सोल्व कराते जाऊँगा। एंड साथ ही साथ मैं जितने भी हम थियोरेटिकल कंसेप्ट कवर कर रहे हैं उनके प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन, दैट मींस उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लासेस में कंडक्ट करूँगा, तो जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। एंड जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो प्रैक्टिकल में आती है। थ्योरी तो याद हो जाएगी, ऑब्वियस है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा आप उसको रिपीटेडली 3 या 4 बार पढ़ोगे तो थ्योरी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जब उसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब निकालने जाते हैं ना तब बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दूंगा, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम वेल और अच्छे से हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। एंड रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन सेक्शंस में जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको डिफाइन किया गया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसके लिए जो सेक्शंस बनाए हैं वो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 5, जिसके अंदर हमारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताया गया कि किस तरीके से हमारी जो इनकम है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग, दैट मींस रेजिडेंट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमारी ग्लोबल इनकम, इनकम एक्रू और एनाइज और इनकम डीम्ड और एक्रू और रिसीव्ड, ये सारे कंसेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम एक आरओआई, एक ऑर्डिनरी, एक नॉन ऑर्डिनरी और एक नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। देन नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 6, जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताया गया of different types of persons, जो कि 7 है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले क्लास में। एंड इसके बाद हम सेक्शन कवर करेंगे इसके अंदर सेक्शन नंबर 7, जो कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया में बताया गया कि वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है या फिर मान ली गई है कि वो इंडिया में ही रिसीव हुई है। तो वो सेक्शन 7 में कवर किया गया। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 9, इनकम एक्रू और deemed to accrue और arise in India, कि वो इनकम जो इंडिया में एक्रू और एराइज हुई है ये डीम कर दी गई है, ये मान ली गई है। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 9 में डिफाइन किया गया। तो ये 4 सेक्शन में पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो इंडिविजुअल का होगा वो किस तरीके से निकाला जाता है, उसके एक्सेप्शन केसेस होंगे। देन आगे की क्लास में मैं आपको जो रिमेनिंग हमारा पार्ट बचेगा वो मैं आपको डिफाइन करूंगा, कवर करूंगा। एंड ये रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से मस्ट 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इन सीए एंड सीएस, इंटर और एग्जीक्यूटिव लेवल। तो उस केस से भी हम इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम डीप इवैल्यूएशन करेंगे इसका।
एंड क्योंकि एक क्लास में एकदम लेंथी हो जाता पूरा कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आप इसको पार्ट में कवर कर सको स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 की बात करेंगे कि किस तरीके से सेक्शन नंबर 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिफाइन किया गया इंडिविजुअल का और बाकी डिफरेंट नेक्स्ट के एसेसिस का। तो सेक्शन नंबर 6 में देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमको पता है कि जो पर्सन होते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे उनको कैटेगराइज करता हूँ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को हम एक कैटेगरी में डालेंगे एंड जो हमारे बाकी रिमेनिंग असेट्स यहाँ पर्सन बचते हैं जिसमें हमारा फार्म आता है, देन कंपनी आएगा, देन एओपी बीओआई, देन लोकल अथॉरिटी एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इन बाकी के जो 5% है उसको मैं एक अलग से कैटेगरी में रखता हूँ। देन अगर हम इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करते हैं तो इंडिविजुअल और एचयूएफ में सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि एक इंडिविजुअल या एक एचयूएफ इंडिया के लिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन है। आरओआई डिफाइंस द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड एनआरआई डिफाइंस द नॉन रेजिडेंट इंडियन। एंड देन इसके बाद अगर उसको ये पता लगाया जाता है कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसके बाद फिर उसके फर्दर रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस पता लगाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में ROR बोलते हैं, या फिर उसका रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का पता लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल कंडीशन, जिसको हम RNOR बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ROI और NRI के बाद ROR और RNOR का कंसेप्ट ओपन हो जाता है। बट इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेट्स और पर्सन्स, यहाँ पे हम सिर्फ इनका रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं रिगार्डिंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्योंकि इनके लिए ये जो ROR और NOR की कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 6 एंड सब सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन नंबर 1 में डिफाइन किया गया है इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को। एंड इसमें हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जब चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास दो कंडीशन आती है। कि अगर हम बेसिक कंडीशन की बात करते हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन हुई है, तो उसमें से अगर एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा एक इंडिविजुअल पर्सन अगर वो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है। एंड बेसिक कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं बेसिक कंडीशन को डिफाइन करता हूँ कि कौन कौन सी बेसिक कंडीशन डिफाइन हुई है। तो बेसिक कंडीशन में कंडीशन नंबर 1 आती है कि प्रीवियस ईयर हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस ईयर अपना लिया 2019-20, दिस इज अवर प्रीवियस ईयर, दैट मींस ईयर ऑफ अर्निंग इनकम। इसके लिए हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में अगर वो इंडिविजुअल 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया है, तो इन दैट केस
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड द कंडीशन नंबर 2 इज प्रीवियस ईयर, जो कि हमारा 2019-20 है, उसमें तो 60 डेज और मोर स्टे इन इंडिया होना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहां से हम इसी में बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर जो कि हमारा फिर से 2019-20 है, से प्रीसीडिंग लेना है हमें, प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 डेज और मोर स्टे इन इंडिया होना चाहिए। These are the two basic conditions। ध्यान से समझना आपको बिल्कुल कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर, जो कि हमारा 2019-20 है। तो प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और मोर अगर स्टे इन इंडिया है तो उसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड दूसरी कंडीशन है प्रीवियस ईयर जो कि 2019-20 है, उसमें 60 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में स्टे होना चाहिए। एंड साथ के साथ इसके साथ ये कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 दिन और मोर वो स्टे इन इंडिया होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन मिलाकर पूरी एक कंडीशन है एंड दिस इज द अदर कंडीशन। तो इन दोनों कंडीशन में हम और का यूज करते हैं, दैट मींस दिस इज द चॉइस, कि अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो ही इज रिगार्डेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो ही इज टर्म्ड एज एनआरआई। तो इन दैट केस वो एनआरआई माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट एंड इंडियन। तो इन दैट केस अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो ये सेकंड कंडीशन में प्रीसीडिंग 4 इयर्स है, इट डजंट इंक्लूड द प्रीवियस ईयर। तो प्रीसीडिंग 4 ईयर यहाँ पे अगर हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो यहाँ पे हमारा 18-19, 17-18, 16-17 एंड 15-16, ये 4 साल बनेंगे प्रीसीडिंग 4 ईयर। और इन 4 सालों में कुल मिला के 365 दिन या उससे ज्यादा वो स्टे इन इंडिया होना चाहिए। अब वो 4 सालों में पूरे एक साल में भी वो 365 दिन कंप्लीट कर सकता है, या फिर चारों साल में मिलाकर 365 दिन वो स्टे इन इंडिया होना चाहिए। तो दीज आर द टू बेसिक कंडीशन, जो कि एक रेजिडेंट होने के लिए उसको कम से कम एक कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जनरल कैटेगरीज के इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देन के बाद अब जो पर्सन है, अगर वो एक बार रेजिडेंट ऑफ इंडिया टर्म हो जाता है तो इन दैट केस उसके लिए रेजिडेंट के साथ अब ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी की कंडीशंस ओपन हो जाती है। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर एक बार वो रिगार्ड हो गया तो इन दैट केस अब या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या फिर वो रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो इसके केस में उसको एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एडिशनल कंडीशंस यहाँ पे डिफाइन की गई है इन इनकम टैक्स एक्ट, जो कि नंबर 1 है कि प्रीवियस ईयर जो कि हमारा है 2019-20 सिमिलर। तो प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल लेने हैं, टू कंप्लीटेड ईयर स्टे इन इंडिया होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन कि प्रीवियस ईयर 2019-20 से पिछले 10 साल लेने हैं, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर 2019-20 इंक्लूड नहीं करना है। तो पिछले 10 साल का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रीसीडिंग 10 ईयर्स अगर लिखूंगा तो वो हमारे हो जाएंगे 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 12-13, 11-12 एंड 10-11 एंड 9-10। तो ये पिछले 10 साल माने जाएंगे। इन 10 सालों में कोई भी 2 कंप्लीटेड ईयर होने चाहिए। 2 कंप्लीटेड ईयर का मतलब है पूरे पूरे 2 साल, जैसे कि पूरा 1 साल ये एंड पूरा 1 साल ये। अगर वो बाय चांस 2019-20
का रेजिडेंशियल स्टेटस हम उसको चेक कर रहे हैं, तो इससे पिछले 10 सालों में अगर वो कम्प्लीटली 2 साल इंडिया में रह चुका है तो उसमें इसकी एडिशनल कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड द कंडीशन नंबर 2 इज प्रीवियस ईयर में हम लेते हैं वही सेम 2019-20 उसका प्रीवियस ईयर है, और यहाँ पे इस बार हम लेंगे प्रीसीडिंग 7 ईयर, प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 7 ईयर, पिछले 7 साल। दैट मीन 7 साल कौन से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब यहाँ पे हमारे 2012-13 से लेकर 2018-19 ये हमारे 7 साल बनेंगे। तो इन 7 सालों में 730 डेज और मोर ही शुड बी स्टे इन इंडिया, तो वो इंडिया में स्टे होना चाहिए। तो अब इस केस में भी हमें वही लेना है कि प्रीवियस ईयर इंक्लूड ना करें, तो उसके बिल्कुल पिछले 7 साल लेने हैं जो कि 12-13 से 18-19 तक आएंगे। एंड इसमें मिलाकर वो टोटल 730 दिन। अब इसमें वो किसी भी साल में कितने भी दिन रह सकता है, तो 730 दिन और उससे ज्यादा अगर इंडिया में है तो ही इज रिगार्डेड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इन दोनों कंडीशन में एंड वर्ड यूज हो रहा है। एंड वर्ड का मतलब है कि दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल करेगा तभी वो ऑर्डिनरी माना जाएगा। अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दे या एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो वो रेजिडेंट तो होगा लेकिन नॉन ऑर्डिनरी होगा। तो इन एडिशनल कंडीशन में एंड वर्ड का यूज हो रहा है एंड बेसिक कंडीशन में ऑप्शनल है, दैट मींस और का यूज हो रहा है। तो वहां पे उसको सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे इसको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी अगर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हम उसका फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हम जनरल एसएससीज और जनरल इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इसके बाद अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें कवर करेंगे एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखने पड़ेंगे। तो नंबर 1 जो हम यहाँ पे स्टे इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो स्टे इन इंडिया का मतलब आप सबको पता ही होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टे इन इंडिया। स्टे इन इंडिया का मतलब होता है कि टेरिटोरियल वोटर स्टे इन इंडिया में आ जाएंगे जो कि 12 नॉटिकल माइल्स सेट किए गए एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो स्टे इन इंडिया में एक तो इंडियन बाउंड्री आ जाएगी, मीन इंडियन बाउंड्री पूरी कवर हो जाएगी, और साथ ही साथ उसमें टेरिटोरियल वाटर जो कि 12 नॉटिकल माइल्स के सेट किए गए हैं, तो वो पूरा स्टे इन इंडिया माना जाएगा। नंबर 2 इज कि जो एक उसका अराइवल होगा, डेट ऑफ अराइवल एंड प्लस में डेट ऑफ डिपार्चर। जो डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर होगा दोनों ही उसका माना जाएगा कि ही विल बी इन इंडिया, वो इंडिया में ही माना जाएगा उसका कि वो इंडिया में रहा होगा। जिस दिन वो यहाँ से डिपार्ट हुआ होगा किसी बाहर विदेश में जाने के लिए या फिर वो इंडिया में अराइव हुआ होगा, तो दोनों ही दिन को हम इंडिया के अंदर ही मानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्शनल केसेस की कि क्या क्या एक्सेप्शंस है, किन किन इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेप्शंस है जिनको बेसिक कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी है या नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्शंस में हम टोटल 3 टाइप्स के इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। एक तो मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ शिप, एक तो इस इंडिविजुअल की बात करेंगे ऑफ इंडियन ओरिजिन, नंबर 2 पर्सन एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट outside India. This is the number 2 and the third one is person leaving India for business or profession or vocation outside India.
कि एक तो वो पर्सन जो क्रू मेंबर है, दैट मींस किसी भी एक शिप के अंदर कोई भी क्रू मेंबर है। नंबर 2, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया को लीव कर रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया को लीव कर रहा है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन या वेकेशन कंडक्ट करने के लिए आउटसाइड इंडिया। तो ये 3 पर्सन के लिए एक्सेप्शन है। और 3 पर्सन के लिए एक्सेप्शन कहते हैं कि इनके लिए जो बेसिक कंडीशन है ना, ओनली वन एप्लीकेबल होगी। बेसिक कंडीशन में ओनली फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल। दैट मीन्स इनके लिए जो सेकंड कंडीशन है वो इनको अगर ये फुलफिल कर भी रहे हैं, सेटिस्फाई कर भी रहे हैं, तब भी इस केस में वो एनआरआई ही माने जाएंगे, तीनों केसेस में, एक्सेप्शनल में। क्योंकि उसमें हम ये देखेंगे कि अगर उन्होंने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया, दैट मींस 182 डेज और मोर वाली, तभी वो इंडिया के लिए रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर उन्होंने दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई किया लेकिन पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया बेसिक के, तो इन दैट केस वो आरओआई नहीं माने जाएंगे, वो एनआरआई माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये जनरल इंडिविजुअल्स को अलग करते हैं इन एक्सेप्शनल टाइप के इंडिविजुअल से। एंड इसके लिए हम क्रू मेंबर्स की अलग से बात करेंगे कि क्रू मेंबर्स का जो डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि जो जनरल नेचर के एम्प्लॉय इंडिविजुअल्स हैं, मींस जो एक्सेप्शंस में नहीं आते हैं, उनका जो डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर है वो इंडिया में माना जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रू मेंबर की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्रू मेंबर की। तो इन दैट केस उस क्रू मेंबर के लिए हम ये देखेंगे कि उसके नाम पर एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा। डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट इश्यू होता है, उसके ऊपर उसकी डेट गिवन होती है, एक साइनिंग ऑन और एक साइनिंग ऑफ की डेट। मतलब जिस दिन वो इंडिया से लीव कर रहा है और जिस दिन वो इंडिया में अराइव करेगा। तो दोनों ही केस में वहां पर हम ये देखेंगे कि साइनिंग ऑन और साइनिंग इन और साइनिंग ऑफ की जो डेट है वो हम मान के चलेंगे कि इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेज स्टे इन इंडिया। तो ये सबसे बड़ी एक्सेप्शन है यहाँ पे। एंड यहाँ पर हमको यही देखना है कि जो भी डेट उस डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी, दैट मींस जिस दिन वो इंडिया से अराइव कर रहा है, डिपार्ट कर रहा है सॉरी, और जिस दिन वो इंडिया में अराइव कर रहा है, दोनों ही डेट को एक्सक्लूड करेंगे उसकी स्टे इन इंडिया में। और जनरल कैटेगरी के इंडिविजुअल में हमने क्या किया था कि जो डेट ऑफ अराइवल है और डेट ऑफ डिपार्चर है दोनों इंक्लूड करके चले थे इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम दोनों को एक्सक्लूड करके चलेंगे, दैट मींस दोनों ही इंडिया में नहीं माने जाएंगे। तो इस तरीके से वो क्रू मेंबर का जो है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए नंबर ऑफ डेज निकाला जाता है। एंड यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो उसका सर्टिफिकेट डेट होगा क्वेश्चन में उसको चेक करना है, एंड वहीं से हम उसका एक्सक्लूजन करेंगे उसके स्टे इन इंडिया से। तो these are the exceptional cases in case of individuals if he is working as a crew member in a ship.